नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज और मैं हूं आपके साथ राजेश सक्सेना। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम बीच बहस में आपका बहुत स्वागत है। बीच बहस आज का मुद्दा जिस तरह से जाति गणना संघ और सवाल, केरल में जिस तरह से आरएसएस की समन्वय समिति की जो बैठक हुई, बैठक में जातिगत जनगणना को लेकर पहली बार संघ की तरफ से कोई बयान आया है और इस बयान में ये कहा गया है कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। हालांकि इसके साथ ये भी जोड़ा गया है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। गणना के आधार पर किसकी कितनी संख्या है उसके आंकड़े सामने आना चाहिए। उन आंकड़ों के आधार पर अगर कोई कमज़ोर है, कोई शोषित है, कोई आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ है, सामाजिक रूप से पिछड़ा हुआ है तो उसका उत्थान होना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा राजेश जी। अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख ने यह संकेत दिए कि जातिगत जनगणना एक बेहद संवेदनशील मुद्दा है, कहीं ना कहीं अखंडता का प्रतीक है, उन्होंने ये बताया है। लेकिन इसके साथ साथ अब इसको लेकर सियासत भी तेज हो गई है। जैसे ही आरएसएस की तरफ से ये बयान सामने आया तो विपक्ष की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई। तीखी प्रतिक्रिया मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहाँ सवाल पूछे हैं और वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि संघ जो है वो जातिगत जनगणना के विरोध में है। पहले तो वो अपना स्टैंड क्लियर करे, अगर वो इसके पक्ष में है तो वो खुलकर अपनी बात क्यों नहीं रखते। उन्होंने सवाल पूछा कि आरएसएस बताए ये विरोध में है या पक्ष में है। जातिगत जनगणना एक बेहद संवेदनशील मुद्दा, ये तो कहा गया, लेकिन इसको लेकर राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश की गई। लोकसभा चुनाव से पहले से ये पूरा मुद्दा उठाया गया और अब एक बार फिर से जातिगत जनगणना मुद्दे को लेकर सियासत तेज है और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे कि आखिर संघ ने ये जो जातिगत जनगणना मुद्दे को संवेदनशील बताया है, इसके सियासी मायने क्या है या फिर इससे कोई और संकेत आरएसएस देना चाह रही है। और इसी पर चर्चा खास मेहमानों के साथ। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार उपेंद्र तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। उपेंद्र जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार सैफ मलिक जी हमारे बीच मौजूद है। सैफ जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार गोपाल जैन जी हमारे बीच मौजूद है। गोपाल जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार राकेश बिधुआ जी हमारे बीच मौजूद है। राकेश जी बहुत स्वागत है। राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार नीरज तिवारी जी हमारे बीच मौजूद है। नीरज जी बहुत स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार आदित्य नारायण उपाध्याय जी हमारे बीच मौजूद है। आदित्य नारायण जी बहुत स्वागत। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका सवाल इसी बात को लेकर है कि संघ का जो जिस तरह से बयान आया है, क्योंकि इसके पहले संघ ने कभी भी जातिगत जनगणना की बात नहीं की। लगातार संघ जाति विहीन समाज की बात करता आया है। लेकिन जिस तरह से बात की जाए, लंबे समय से कांग्रेस ने इस जातिगत जनगणना को हवा दी, चाहे वो विधानसभा के चुनाव रहे हों या लोकसभा के चुनाव रहे हों, समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तमाम जेडी हो, तमाम जितनी पार्टियां इसके पक्ष में रही हैं। लेकिन ऐसे समय में संघ का ये बयान, क्या संघ को ये लगता है कि ये उचित समय है? अगर इस पर अभी नहीं बोले, अगर इस पर स्टैंड नहीं लिया गया तो क्या देरी हो जाएगी? आज तमाम एंगल से, इसी जुड़े एंगल पे हम आज चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर संघ को ये क्यों लगा, ये क्यों कहना पड़ा कि जातिगत जनगणना होना चाहिए। हालांकि एक पॉइंट जुड़ा हुआ है कि इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए, इस पर भी चर्चा होगी। मैं सीधे उपेंद्र तिवारी जी के पास में आता हूँ। उपेंद्र तिवारी जी, अगर आरएसएस ने जिस तरह से ये बयान दिया है, मैं सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया चाहूँगा कि आखिर क्यों संघ के एजेंडे में अब जातिगत जनगणना आई है? क्या उसको लगता है कि अभी नहीं आए तो फिर देर हो जाएगी? और साथ में ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक लाइन है। जातिगत जनगणना का मुद्दा राहुल गांधी जी ने जिस ढंग से उठाया, उससे आरएसएस को ये महसूस हुआ कि इससे कहीं ना कहीं कांग्रेस को लाभ होगा जी। ये बात बीजेपी खुल के नहीं बोल पाई, तो बीजेपी ने आरएसएस के माध्यम से बात को दबी आवाज में देश के समक्ष प्रस्तुत किया कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, लेकिन इसका राजनीतिक लाभ नहीं लिया जाना चाहिए। सवाल ये है, दोनों ही पार्टियां इस दिशा में काम करती हैं कि उनका वोट बैंक उनके हाथ से ना खिसके, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो। और वोट बैंक की राजनीति को ध्यान में रखते ही जातिगत जनगणना की बात उभरी हुई है, ये हम सब जानते हैं। राहुल गांधी जातिगत जनगणना की बात इसलिए कर रहे हैं कि वह जानते हैं कि हमारा जो फिक्स वोट बैंक है वो तो है ही, लेकिन जो बीजेपी के पास वोट बैंक है वह जातिगत जनगणना के नाम पे हमारी तरफ खिसक के आ सकता है। इसलिए वे अब कॉन्फिडेंस के साथ कहते हैं कि हमारे साथ 90% देश की जनता है। ये तो
चुनाव के समय ही पता लगता है किसके साथ कितनी जनसंख्या, कितने वोटर्स हैं। ये तो पहले से अनुमान लगा के वो बड़ी बड़ी बात कहने वाली बात है कि 90% लोग उनके साथ हैं। यदि 90% लोग उनके साथ आज होते तो आज वह सत्ता में होते। तो कि ये बातें तो होती रहेंगी। और जब हमारा सवाल ये है कि ये जातिगत जनगणना की जो दोनों पक्ष बात कर रहे हैं वे वास्तव में राष्ट्र हित में कितनी है, वे दोनों स्पष्ट करें। ये बात राहुल गांधी जी को भी स्पष्ट करनी चाहिए, ये बात बीजेपी को भी स्पष्ट करनी चाहिए और ये बात आरएसएस को भी स्पष्ट करनी चाहिए कि जातिगत जनगणना इस देश में लाभकारी कैसे होगी। यदि आप कराते हो तो किस रूप में उसको देश देखेगा और आप उसको किस रूप में देश के सामने रखना चाहोगे। बिल्कुल आपने ठीक कहा उपेंद्र जी। कहीं ना कहीं ये जो जातिगत जनगणना की बातें राजनीतिक दल कर रहे हैं, उनको पहले ये स्पष्ट करना होगा कि वाकई में उस समुदाय का, उस वर्ग का कितना लाभ हो रहा है, इस जातिगत जनगणना से उसे विशेष समुदाय को कितना लाभ मिलने वाला है, ये भी स्पष्ट करना होगा। लेकिन आदित्य नारायण जी, संघ की तरफ से आज पहली बार जातिगत जनगणना पर कोई टिप्पणी सामने आई। उन्होंने कहा कि संवेदनशील मुद्दा है, राजनीतिक तौर पर इसको इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उस वर्ग के लाभ के लिए इसका इस्तेमाल होना चाहिए, कहीं ना कहीं उसके लिए ये लाभदायक होना चाहिए। क्या मायने निकाले जाएं इस बयान के संघ की तरफ से जो दिया गया है? देखिए, संघ जहाँ तक अपने आप को कहता आया है कि गैर राजनीतिक संगठन है, लेकिन कहीं ना कहीं संघ जो है भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल संगठन है और जो भारतीय जनता पार्टी नहीं कह पाती वो संघ कहने लगता है। और देखा जाए तो पूरी तरह से ये जो बात है, अपने मुंह से तो वो ये कह रहे हैं कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जातिगत जनगणना का, लेकिन ये बयान अपने आप में एक जो है राजनीतिक बयान ही है। और सही बात तो ये है कि संघ जो है वो संयुक्त रूप से पूरे राष्ट्र को एक रूप में देखना चाहता है, जातिविहीन देश देखना चाहता है जिसमें जाति का कोई आधार ना हो, जिसमें सब लोग एक समान माने जाएं। तो फिर संघ को आखिरकार इस मुद्दे पर आना क्यों पड़ा? उसके पीछे मजबूरी ये है कि जहां अपने आप को किसी तरीके से अगड़ों को केंद्र में रख करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपनी पॉलिसियां डिसाइड करती है और ओबीसी और दूसरी जातियों का नाम भर लेती है। तो हमेशा जो है गुप्त रूप में जो है भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में जो है अगड़े ही रहे हैं और अगड़े ही भारतीय जनता पार्टी क्या आदित्य नारायण जी, भारतीय जनता पार्टी को इसी बात का डर रहा है कि अगर हमने जातिगत जनगणना की बात कर ली तो जो उसका फिक्स एक वोट बैंक है जो लंबे समय से जिसका फायदा उसको मिलता रहा है वो नाराज हो जाए, इसीलिए वो खुलकर इस चीज को नहीं बोल पाए और उसी को संघ ने अब आगे बढ़ा दिया है। बिल्कुल यही मूल बात यही है कि जो है जो समाज में जो सदा से आगे रहे हैं, युगों से शताब्दियों से जो लोग जो है नेतृत्व करते आए हैं समाज का, और आज भी उनमें से अधिकांश ऐसे ही है। तो वो सब चूंकि नेतृत्व क्षमता जिन लोगों में ज्यादा है उन लोगों को साथ में रखकर भारतीय जनता पार्टी काम करती आई है और वो उनका अनदेखा कर नहीं सकती, क्योंकि यदि उनका अनदेखा करेगी तो उनका जो वोट बैंक है वो मूल वोट बैंक के अपने आप में जगह खिसक जाने का डर है। बिल्कुल बेहतर बात जिस तरह से आप आदित्य नारायण जी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम जब संघ की बात करते हैं तो इसका संघ को अगर देखा जाए कि संघ की जो एक आइडियोलॉजी रही है वो बहुत हद तक अपने सिद्धांतों पर अडिग रही है, लेकिन एक लंबे समय से ये देखा जा रहा है कि लगातार संघ ने भी अपने आप को समय के अनुसार बदला है। और मुझे लगता है कि 2019 में 2021 में विवाद हो चुका है जब संघ प्रमुख ने इसको लेकर बयान दिया था और उन्होंने आरक्षण को लेकर भी कहा था। उस समय पर भी विपक्ष की तरफ से ये बात की गई थी कि कम से कम खुलकर वो अपना स्टैंड रखें। और आरक्षण के बाद इसमें मैं एक बात जोड़ना चाहता हूँ कि जहां भारतीय जनता पार्टी अपनी सदस्यता अभियान जो है भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया है, खुद संघ की सदस्यता में कमी होने का खतरा है, क्योंकि जो ओबीसी वर्ग जो है सबसे ज्यादा संघ में शामिल है और महाराष्ट्र जहां से संघ का जो उदय हुआ है तो वो महाराष्ट्र में जो संघ के सदस्य वो ज्यादातर जो है इस वर्ग से आते हैं। और पूरे देश में कहीं ना कहीं जो है जो ऐसी जातियां जो संघ की रीति नीति की परस्पर विरोधी नहीं है, तो उसमें जो है निश्चित तौर पर ओबीसी जातियों का उस ओर जो है रुझान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और बल्कि वो ऐसी प्रभावशाली पार्टियां हैं जो पार्टियां धीरे धीरे जो है वो सत्ता की ओर बढ़ती चली जा रही है। बिल्कुल बेहतर बात आप कर रहे हैं आदित्य नारायण जी। और मुझे लगता है कि जिस तरह से जो लोकसभा के परिणाम आए, लोकसभा के पहले जिस तरह की चीज़ें रही
और ये कहा गया कि जब परिणाम आने के बाद कि संघ और भारतीय जनता पार्टी के बीच में जो समन्वय है उसकी कमी देखी गई और मोहन भागवत का जो बयान आया था उसने तमाम सारी चीज़ों पर सवाल खड़े किए थे। और जब केरल में ये बैठक हुई, 2-3 दिन की जो बैठक थी समन्वय समिति की बैठक में, इसमें जाहिर सी बात थी कि तमाम सारे मुद्दों पर बातचीत होगी। भारतीय जनता पार्टी और संघ के बीच में किस तरह से कोऑर्डिनेशन होगा, किस तरह से समन्वय होगा, इसका होगा। और मुझे लगता है कि शायद संघ ने एक बार फिर कमान संभाल ली है कि अब कैसे आगे बढ़ना है। मैं सीधे गोपाल जैन जी के पास में आता हूँ। गोपाल जैन जी, क्या लोकसभा चुनाव के जो परिणाम आए हैं इसने तमाम सारी चिंताएं भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ाई हैं और संघ की बढ़ाई हैं, और यही कारण है कि संघ को ये लगा कि जिस तरह से कांग्रेस हो या जो अदर्स पार्टियां जिनकी जिक्र मैंने पहले भी कर चुका है कि अगर ये समय है इस पर हमने स्टैंड क्लियर नहीं किया, इस पर कोई हमने डिसीजन नहीं लिया तो फिर वो देर हो जाएगी। साथ में मेरा एक सवाल और है कि क्या कहीं ना कहीं कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो, सपा हो, इनके चक्रव्यूह में ये चाहे संघ हो या भारतीय जनता पार्टी फंस गया है? राजेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि संघ एक सांस्कृतिक संगठन है और भाजपा राजनीतिक संगठन है। ये दोनों परस्पर बिल्कुल अलग हैं और वो संस्कृति के लिए जीते हैं, राष्ट्रवाद के लिए जीते हैं। भाजपा अपना काम करती है। लेकिन गोपाल जी, अब तो तमाम सारी परिभाषाएं बदल गई। जिस तरह से मैंने भी कहा कि जिस सिद्धांतों पर संघ चलता था अब उस सिद्धांतों पर नहीं है। सना उसने भी अपने आप को बदला है। नहीं, और जिस मुद्दे को लेकर बात हो रही है, कभी इस पर मुखर नजर आते थे संघ के लोग इस मुद्दे को लेकर, आरक्षण का हो चाहे वो जातिगत जनगणना को हो, तो अब उसको लेकर संवेदनशील मुद्दा बताना फिर इसे किस तरह से देखें अगर ये दोनों अलग अलग है तो? समय के साथ बदलाव बहुत जरूरी है। एक समझदार कुशल सेनापति वही होता है जो समय के साथ पल पल अपनी रणनीति बदलता है, क्योंकि उसका टारगेट पूरा युद्ध जीतना रहता है। राजेश जी, इसके बीच में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति के बाद इस देश में 1860 में अगर ब्रिटिशर्स ने सबसे पहला कोई काम किया था तो वो काम किया था भारत में नाम के आगे अपनी जात लगाना। हर व्यक्ति को अपनी जात को ये डिवीज़न करने का, देश के लोगों का बांटने का सबसे पहला काम हुआ था। और फिर इसके बाद में हमारी आर्मी में 1880 में हमारी आर्मी में, ताकि उनमें भी डिवीज़न हो सके, इसलिए राजपूताना, सिख, कमायू, गढ़वाली ऐसे ऐसे नाम दिए गए। और वर्तमान में ये जितने भी है, ये जो लोग करना चाहते हैं, इससे देश का नाश ही होगा, नुकसान ही होगा। इससे अगर देश के हित के सोच के, अपने राजनीतिक हितों से ऊपर उठ के वो इस व्यवस्था को लाना चाहते हैं तो स्वागत है। इसके लिए जातिगत जनगणना है या नहीं है? नहीं, जातिगत जनगणना से कोई बड़ा भला होने वाला नहीं है। जातिगत जनगणना करने के बाद में गोपाल जी, सवाल इस बात को लेकर है कि जब कांग्रेस या अदर्स पार्टियां जातिगत जनगणना की बात करती हैं तो भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि ये तो समाज को बांटने को लेकर ये जातिगत जनगणना है, लेकिन अब संघ ने ही इसी बात को कह दिया है। तो फिर भारतीय जनता पार्टी के जो बयान रहे हैं उसको किस तरह से देखा जाए? संघ ने ये भी कहा है कि अगर समाज हित में, समाज की तरक्की के लिए, भलाई के लिए ये गणना होती है तो इसका स्वागत होना चाहिए। हम भी ऐसी चीज का स्वागत करते हैं। चलिए इसके आता हूँ। गोपाल जी जिस तरह से कह रहे हैं कि अगर लोगों के हित में है तो इस तरह से होना चाहिए, लेकिन इसका पैरामीटर क्या होगा, किस तरह से इसका नापतोल होगा, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं राजेश जी कि इसके पैरामीटर्स क्या होंगे, क्या नापतोल इसका होगा, और उसके साथ साथ अब इसे किस तरह से देखा जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं विपक्ष जिस तरह से तीखे हमले कर रहा है, उनके जो सवाल है, जो सवाल पूछे जा रहे हैं, वो तो देखिए सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि आखिर संघ क्या कहना चाह रहा है, पहले उसको स्पष्ट करें, क्योंकि इन्हीं मुद्दों का पहले संघ विरोध करता आया है। अब उस पर कहीं ना कहीं वो पक्ष में दिखाई दे रहा है, संवेदनशील मुद्दा। तो क्या ये वाकई बीजेपी के लिए एक संकेत है, उनके लिए ये इशारा है? क्योंकि 2019 के जो चुनाव है, उसके जो अभी के जो चुनाव हुए हैं, हमने ये देखा कि विपक्ष कहीं ना कहीं SC/ST के नाम पर, जाति के नाम पर संविधान का जो मुद्दा है वो उन्होंने खेला है, और इस वर्ग के लोगों को वो कहीं ना कहीं कन्विंस करने में कामयाब साबित हुआ है, और इससे कहीं ना कहीं उनका जो विपक्ष है मजबूती से उसी वजह से खड़ा हुआ है, जो संविधान का उनका दांव चल गया था। लेकिन इस पर अब
राकेश जी, आपके पास मैं आ रही हूँ। संघ ने ये जो बयान दिया है, संघ की ये जो प्रतिक्रिया सामने आई है, बीजेपी के लिए एक इशारा, और इसी के साथ साथ विपक्ष जिस तरह से ये कह रहा है कि संघ कहीं ना कहीं वो ये कह रहा है साफ तौर पर कि संघ इसके विरोध में है। संघ अगर इस पर कोई कह रहा है तो ये सिर्फ बीजेपी के लिए एक बयान है, बीजेपी के लिए एक संकेत है, लेकिन संघ वाकई में एक्चुअल में इसके विरोध में है कि जातिगत जनगणना हो। देखिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा बेसिकली विपक्षियों का लाया हुआ एक थोपा हुआ का है। और अभी लोकसभा में अनुराग ठाकुर ने कहा था हाँ। कि जिनकी कोई जाति नहीं है वो जाति की बात कर रहे हैं। हाँ। ये बहुत महत्वपूर्ण है उसका बयान का, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे तमाम लोग हैं जिनको अगर एसपी को उठा लें तो उनके सिर्फ चंद परिवार के लोगों के अलावा कोई जाति की कोई बात नहीं करते हुए, या तो फिर सीधा सीधा एक पक्ष, जैसे मुसलमान कहते हैं, लोग नाम लेने में चूकते हैं, डरते हैं, लेकिन मैं नहीं कहूँगा, मैं सीधा कहना चाहूँगा, वो सिर्फ उनके भले की बात करते हैं। मुसलमानों के 72 जो जातियाँ हैं उन पर कोई बात नहीं करता, सिर्फ हिंदुओं को बांटो। और हिंदुओं को क्यों बांटना है? क्योंकि ये अच्छी तरह जानते हैं कि संगठित हिंदू जब तक खड़ा है तब तक देश में बीजेपी को कोई नहीं हिला सकता, आरएसएस को कोई नहीं हिला सकता। तो इनके मजबूत उनको लेकर के जो बात पैदा हो रही है वो सीधी सी बात है कि ये जाति जनगणना देश के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है। लेकिन सर फिर किसका माना जाए? विपक्ष कह ही रहा है, आप कह रहे हैं कि ये विपक्ष इसको थोपना चाहता है। दूसरी बात, अब वही बात तो संघ ने कह दी है, तो फिर उसको भी उसी श्रेणी में रखा जाए कि अब संघ भी इसी चीज को थोप रहा है? नहीं, संघ थोप नहीं रहा है। संघ का एक बौद्धिक सेल है जो अपने हिसाब से सोचता है, चलता है। तो क्या लेकिन बीजेपी के लिए ये एक इशारा है? हाँ। बीजेपी क्योंकि इसके विरोध में थी, वो ये कह रही थी कि विपक्ष इसको जाति के नाम पर देश को बांटने का काम कर रहा है। बेसिकली सही बात है। बीजेपी में बहुत ज्यादा लोग इसको जो है तवज्जो नहीं देते हैं, जातिगत जनगणना को नहीं मानने को तैयार हैं। ये बिल्कुल सच है। और दूसरी बात ये कि जिन लोगों ने इसको लेके आए हैं उनकी अपनी जमीन कहाँ है, वो हैं कहाँ, उनकी अपनी जात कहाँ है, उनकी अपनी पहचान कहाँ है? वो इस देश को बांटने का काम कर रहे हैं। विदेशी ताकतों के गोद में खेल के कूद के इस देश में अस्थिरता पैदा करके, अराजकता पैदा करके इस बात को थोपने की बात करें। जैसे कि उनने चुनाव में थोपा था कि नहीं, ये तो मुद्दा आरक्षण का है, ये तो मुद्दा संविधान का है, लेकिन ये मुद्दा वहाँ था ही नहीं। और अभी भी फिर मैं कहता हूँ कि ये मुद्दा जातिगत गणना का देश की जनता से कोई लेना नहीं। देश का हिंदू एक रहेगा, बटेगा नहीं, टूटेगा नहीं, तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। लेकिन सर राकेश जी, लेकिन सर इसमें एक सवाल इस बात को लेकर, ठीक है आप कह रहे हैं कि टूटेगा नहीं ऐसे का, लेकिन ये संघ ने तो ये कह दिया है ना कि जातिगत जनगणना के आधार पर अलग अलग जातियों की कितनी क्या संख्या है वो तो सामने आना चाहिए। हालांकि उन्होंने इसके पीछे के तर्क ये दिया है कि आंकड़े सामने आ जाना चाहिए, कोई बहुत पिछड़ा हुआ है, उसका आर्थिक उत्थान नहीं हुआ, सामाजिक उत्थान नहीं हुआ, तो उनका ये करना चाहिए। लेकिन साथ में जिस तरह से उन्होंने जोड़ा कि इसका राजनीतिक इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ये किस तरह से ये चीज़ें मैनेज? यही मैं कहना चाहूँगा, ये जो मुद्दा लाया गया है बेसिकली ये राजनीतिक उपयोग का, दुरुपयोग का, उपयोग भी नहीं, ये दुरुपयोग का मुद्दा है मूलतः। और इस दुरुपयोग को बचाने के लिए इस मुद्दे को सबसे पहले पीछे ढकेलना जरूरी है, ये मैं कहना चाहता हूँ। चलिए मैं आता हूँ दोबारा आपके पास में आऊँगा। की राजनीति की वो बात कर रहे हैं, एक बात यहाँ पर बहुत अच्छी उन्होंने कही, राहुल गांधी का जब उन्होंने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि जब उनसे उनकी जाति पूछी गई तो कितना विरोध हमने देखा था, विपक्ष की ओर से किया गया था। अनुराग ठाकुर ने जब सवाल पूछा था, और उसी के बाद अब वही लोग बोल रहे हैं कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए सर। लेकिन दो चीजें हैं इसका इसमें कि अगर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी या आदर्श पार्टियां ये कहती है कि जातिगत जनगणना करानी चाहिए, तो उसको इस तरह से लिया जा रहा है कि ये बांटने की कोशिश कर रहे हैं, ये अलग अलग जातियों में बांटना चाहते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन संघ ने जब यही बात कर दी, ये पैरामीटर्स तो फिर बात के हैं कि ठीक है जी, ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, ये चाटुकारिता की चरण चाटने की राजनीति है। एक परिवार के एक व्यक्ति के लिए या आप किसी तरह से बात करने को तैयार हैं। मूल में तो वोट ही है ना। नहीं, अगर उसके मूल में तो वोट ही है, फिर वो वोट नहीं, उनका डर है, उनका डर है कि वो अस्तित्वहीन हो जाएंगे, इसलिए वो खड़े होंगे। चलिए मैं नीरज जी के पास में आ जाता हूँ। नीरज जी, इसी को मैं थोड़ा और आगे बढ़ा देता हूँ आपके पास में, उसको ब्रीफ करिए कि एक तरफ अगर विपक्ष कह रहा है जातिगत जनगणना, तो उसको वोट बैंक से जोड़ा जा रहा है, उसे जातियों में, समाज को बांटने में जोड़ा जा रहा है। लेकिन अगर संघ ने वही बात कर दी,
ठीक है, संघ ने वही बात है, लेकिन कुछ चीज़ें उसमें जोड़ दी। उन्होंने कहा कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। ये तो भाई बाद में निर्धारित होगा ना, कि जब आंकड़े सामने आ जाएंगे कि कौन इसका राजनीतिक उपयोग कर रहा है, या फिर कुछ कौन उस जाति के भलाई के लिए काम कर रहा है, किस तरह से डिफाइन करें नीरज जी इसको। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अब ये मुझे बताइए कि संघ यदि कोई बात कहेगा तो ये लगता है कि वो बीजेपी की तरफ से बात आ रही है। हाँ। क्या राजनीति नहीं होगी? राजनीति होगी, लेकिन किसने कहा था कि अब मुझे संघ की जरूरत नहीं है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बोला था ना कि अब मुझे संघ की जरूरत नहीं है, हम खुद ही सक्षम हैं। अब उन्होंने उनको भी संकेत दे दिया कि ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। अब दूसरा, जो कि हालांकि भलाई बीजेपी के लिए ही उन्होंने की है, यदि हम उसे एक पॉजिटिव एंगल से देखें जी, कि कांग्रेस बार बार हर चुनाव में यही मुद्दा उठा रही कि जाति जनगणना आज से नहीं चल रहा, सालों बीत गए। हाँ। अब आगे जब बात बढ़ी कि जाति जनगणना हर मुद्दे पे लाकर खड़ा कर दे रही है, कांग्रेस के पास बस एक ही वर्तमान में मुद्दा है, वो है जाति जनगणना। अब उसे भी बीजेपी लपक लेगी कि भैया तुम जैसा चाह रहे थे, हमने आपका साथ दिया है, अब मुझे मेरा साथ दीजिए कि जाति जनगणना कराएं कैसे। जैसे मान लिया गया कि हिंदुओं में आप बोल देंगे ये ब्राह्मण हैं, ये क्षत्रिय हैं, ये वैश्य हैं, ये फलाने हैं, ये ढमके, ऐसे बात आएगी। अब मुस्लिमों में क्या बोला जाएगा? राजेश जी आपके द्वारा, मलिक जी भी हमारे साथ में हैं आज, कि हम स्पष्ट करेंगे उनमें क्या लिखा जाएगा। तो ये भी एक सवाल निकल के आएगा। हालांकि ये बीजेपी के पॉजिटिव पॉइंट है, समय रहते वो सीख लें कि नहीं हम आपके पक्ष में है, जाति जनगणना करा लेंगे, लेकिन उसे राजनीतिक मुद्दा नहीं बनने दिया जाएगा। सर मेरा और है, इस पर भी आप जरा जवाब दीजिए ना। एक तो देखिए, जाति जनगणना अगर होती है तो फिर सवाल इस पर भी उठेगा जो अनुराग ठाकुर ने पूछा था कि राहुल जी अपनी जाति क्या बताएंगे। दूसरा, कई सारे लोग ऐसे हैं सर, अगर हम जनता की उससे देखें तो कई सारे लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप अलग अलग धर्म के हैं, माँ अलग धर्म से हैं, पिताजी अलग धर्म से हैं, वो लोग अपनी जाति क्या बताएंगे? इसके लिए विकल्प क्या है? हाँ, ये बिल्कुल आपने सही कहा कि माँ बाप को देखते हुए वो सोचेंगे मैं माँ की तरफ बोलूं कि पिताजी की तरफ बोलूं। अब जैसे मान लिया कि राहुल गांधी जी की बात आ गई, हाँ। अभी जो आपने चर्चा उठाया, हाँ। राहुल गांधी जी ब्राह्मण लिखेंगे कि क्षत्रिय लिखेंगे कि वैश्य लिखेंगे, ये सवाल आएगा। यदि कोई ब्राह्मण है तो वो फिर ब्राह्मण ही लिखेंगे, वहाँ पे विभिन्न टाइटल नहीं लिखे जाएगा। यदि कोई क्षत्रिय है तो वो फिर पूरा क्षत्रिय ही लिखेंगे, कोई वैश्य है तो वो पूरा वैश्य ही लिखेंगे। अब समस्या तो आएगी, अब वहाँ पे वो उनकी चिंता है कि हम लिखेंगे। अब वहाँ से स्पष्ट हो जाएगा कि हमारे राहुल गांधी जी विपक्ष के नेता हैं, हम फलाने समुदाय से बिलोंग करते हैं। ये स्पष्ट होगा यदि ऐसा होता है। ठीक है, चलिए इसी को लेकर आगे बढ़ाएंगे। और सैफ मलिक जी, मैं सीधा आपके पास आ रही हूँ सर, और सबसे पहले प्रतिक्रिया इसी पर चाहूंगी मैं, क्योंकि देखिए कई सारी चीजें हुई, आपने बाकी मेहमानों की बातों को भी सुना, उस पर भी एक प्रतिक्रिया मैं आपकी चाहूंगी। दूसरा, कैसे आप इस बयान को देख रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि जातिगत जो जनगणना का मुद्दा है वो एक संवेदनशील मुद्दा है, राजनीति के लिए इसका इस्तेमाल ना किया जाए बल्कि उस वर्ग के लाभ के लिए इस्तेमाल किया जाए। और क्या वाकई आपको लग रहा है विपक्ष जिस तरह से जातिगत जनगणना की मांग कर रहा है, इसके बाद उस वर्ग को जिस चीज का लाभ मिलना चाहिए, जिस योजना का लाभ मिलना चाहिए पिछड़ों को, वो मिल भी पाएगा, या फिर सिर्फ राजनीति के लिए इस मुद्दे को उठाया जा रहा है विपक्ष की ओर से? देखिए, जातिगत जनगणना का मुद्दा जो है वो प्रमुखता के साथ विपक्षी दल ने उठाया, हमारे साथियों ने भी इस बात को कहा। और जहाँ तक आरएसएस का सवाल है, तो अभी पिछले कुछ दिनों में ये देखने में आया है कि जहाँ जहाँ बीजेपी थोड़ा सा बहकी है, वहाँ उनको सही करने के लिए आरएसएस की तरफ से कुछ न कुछ बयान आए हैं। जैसा कि लोकसभा चुनाव के बाद भी सरसंघ चालक ने कुछ बयान दिए थे। तो जातिगत जनगणना का जो मुद्दा है इस वक्त देश का एक बहुत अहम मुद्दा है, और देश में अभी 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, और आरएसएस का अपना एक नेटवर्क होता है जो पूरा फीडबैक उनको सारे देश से उनको मिलता है कि क्या परिस्थितियां हैं, राजनीतिक हालात क्या हैं, और किस दिशा में राजनीति या आने वाले हालात जा रहे हैं। तो बीजेपी और उसके जो पार्टी के लोग हैं वो तो इसका विरोध कर ही रहे थे, क्योंकि उनको अपना वोट बैंक खिसकने का खतरा था। लेकिन आरएसएस ने इस बात को बहुत अच्छे से समझा कि अगर इस मुद्दे को साइड में कर दिया जाएगा तो आने वाले चुनाव में उनको बहुत नुकसान उठाना पड़ सकता है भाजपा को। लिहाजा उन्होंने इस सलाह को दिया कि आप इसको कराएं, लेकिन इसमें का इस्तेमाल राजनीति
के रूप में ना होना चाहिए। जहाँ तक मेरा मानना है, जातिगत जनगणना से उन सभी लोगों को फ़ायदा होगा जो एक जैसे कहा गया है कि जिसका जितना हिस्सा उतनी आबादी, जितना हिस्सा उस हिसाब से लोग मांग कर रहे हैं विपक्ष वाले जी। तो मेरा ये कहना है कि इसमें जब चीज़ें आएंगी तो सरकार को भी योजनाएं बनाने में आसानी होगी और तमाम चीज़ें होंगी। रहा सवाल राजनीति का, तो देखिए आज भी हम देखते हैं जब भी टिकट बंटता है, आप किसी भी पार्टी की लिस्ट उठा के देख लीजिए, अक्सर हमेशा जातियों को ध्यान में रखकर ही टिकट दिया जाता है। तो ये राजनीति और जाति लेकिन जैसे आरोप लगाए जा रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ अपना अस्तित्व बचाने के लिए, अपने एक विशेष वोट बैंक को बचाने के लिए इस मुद्दे को उठा रहा है, क्या ये ठीक है? नहीं, विपक्ष तो उठा रहा है, लेकिन साथ में देखिए नीतीश कुमार जी की भी यही मांग थी। हाँ। और अभी हाल के दिनों में केसी त्यागी जी ने भी इस्तीफा दिया है, उसका क्या कारण है वो नहीं बता सकता मैं, लेकिन कुछ कुछ ये कारण भी उसमें शामिल है। अभी चिराग पासवान ने भी इसकी पैरवी की थी। तो सिर्फ बीजेपी विपक्ष के लोग नहीं मांग कर रहे हैं, बल्कि बीजेपी के जो साथ की पार्टियां हैं वो भी चाहते हैं कि ये होना चाहिए। और इसके होने में कोई बुराई नहीं है। जब देश में क्या सेंसस जनगणना के बाद एक आंकड़े आते हैं तो अक्सर ये आता है कि देश में मुसलमानों की आबादी इतनी, हिंदुओं की इतनी, जैनियों की इतनी, एक वो आता ही है। अगर साथ में इसी के भीतर अलग अलग इसी में क्लासिफिकेशन अगर हो जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट कितनी जाती है, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने भी अभी एक डिसीजन आपको दिया आरक्षण को लेकर, SC ST वाले मामले में। उन्होंने भी आरक्षण के अंदर आरक्षण कैटेगरी कोटा में कोटा रखा है। तो उसमें भी इसका फ़ायदा मिलेगा कि जब क्लियर हो जाएगा कि किस जाति का कितना हिस्सा है, कितनी आबादी है, तो इससे मुझे तो नहीं लगता कि कोई बहुत नुकसान किसी का हो या फ़ायदा होने वाला है। लेकिन आगे आने वाले समय में ये राजनीतिक लोगों के और जो सत्तारूढ़ लोग हैं उनकी मंशा पर निर्भर करता है कि इस आंकड़े का मतलब इस्तेमाल जो है वो उनके फ़ायदे के लिए करते हैं या किस रूप में इस्तेमाल करते हैं। बेहतर बात मलिक साहब कर रहे हैं कि मलिक साहब ने जिस लाइन को कहा है कि उस लाइन को मैं उपेंद्र तिवारी जी के पास में बढ़ा देता हूँ। हालांकि भले इस लाइन को अभी जो संघ की लाइन है वो छोटी लग रही हो, लेकिन अगर बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो लाइन बड़ी है। एक तरफ जिस तरह से मलिक जी कह रहे हैं उपेंद्र तिवारी साहब कि कहीं ना कहीं आगामी समय में जो चुनाव हैं तो भारतीय जनता पार्टी को एक डिफेंड करने, जातिगत जनगणना पर डिफेंड करने के लिए एक लाइन संघ ने उसको दे दी है। दूसरी तरफ ये भी एक बड़ी लाइन है कि ठीक है, कोई तमाम सारी पार्टियां जातिगत जनगणना की बात करती रहें, लेकिन सरकार किसकी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। तो अगर सरकार ये जातिगत जनगणना कराती है तो उसकी लाइन ये बड़ी हो जाएगी कि जो मुद्दा विपक्ष का था वो अपने पाले में ले कि नहीं, हमने जातिगत जनगणना कराई है, हम उसके पक्षधर थे। देखिए, अगर जातिगत जनगणना होती है तो मुख्य बात उसमें ये है कि इस जातिगत जनगणना से हमारे देश के बीच जो लोग हैं, देश के अंदर जो लोग हैं, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव तो नहीं बढ़ेगा, उनके बीच में किसी प्रकार की आपस में नफरत तो नहीं बढ़ेगी। ये मुद्दे की बात है। जातियां का अगर आप रूट लेवल पे जाओगे तो जातियां हमारे देश की कमजोरी थी या ताकत, हमको ये समझना पड़ेगा। वास्तव में हम देखें तो जाति हमारे देश की ताकत रही है, कमजोरी नहीं रही है। क्यों ताकत रही है उसको मैं 2 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूं। आप देखिए, जातियां जो हैं वो कारोबार थे, ज्यादातर जातियां कारोबार थी। उसमें परंपरागत आदमी का कारोबार ट्रांसफर हो जाता था। जाति का, किसी भी जाति का व्यक्ति बेरोजगारी की लाइन में कभी नहीं खड़ा होता था। अंग्रेजों के आने के बाद ये कारोबार जो थे, जो परंपरागत कारोबार थे, ये बाइफरकेट किए गए एजुकेशन सिस्टम के द्वारा। अंग्रेजों ने एजुकेशन सिस्टम बदला। उस एजुकेशन सिस्टम में ये व्यवस्था की कि भाई अब जो आदमी मान लीजिए कुम्हार था, वो बहुत बढ़िया मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, मिट्टी की तरह तरह की चीजें बनाया करता था, उसका बच्चा 10 साल की उम्र में ही वो काम सीख लेता था। उस बच्चे ने पढ़ाई लिखाई कर ली, अपना परंपरागत काम छोड़ दिया। आज की तारीख में आप देखिए, परंपरागत काम छोड़ के आदमी कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना, वो कोई किसी ने और कोई एजुकेशन लिया, लेकिन आज वो बेरोजगारी की लाइन में खड़ा हो गया। अगर वो परंपरागत काम में होता, आज अच्छी समृद्धि की स्थिति में होता। आज वो परंपरागत काम छोड़ के वो बेरोजगार की लाइन में खड़ा हो गया। तो जाति जो थी वो हमारी कारोबार से संबंधित थी। इसको बाइफरकेट किया अंग्रेजों ने, और अंग्रेजों के पद चिन्हों पे आज हमारे देश के नेता चल रहे हैं। इन नेताओं को अंग्रेजियत छोड़ देनी चाहिए। इस देश के सिस्टम को, पुराने रूट लेवल के सिस्टम को गंभीरता से समझना चाहिए। आज आप जातिगत जनगणना करा रहे हो,
कराइए, लेकिन आप इसका पहले लाभ बताइए कि आप इस जातिगत जनगणना से इस देश के लोगों को, इस देश की उन जातियों को क्या लाभ दे पाओगे इस जातिगत जनगणना के आधार पे, चाहे वे आरएसएस हो चाहे वे कांग्रेस हो। जब आंकड़े केवल आप राजनीति अपने वोट बैंक के लिए ना करें, आप राजनीति करें देश की जनता के हित के लिए। जब जाति के आंकड़े आ जाएंगे तो राजनीतिक दल तो यही देखेंगे ना कि फलाने ये विधानसभा भेदभाव पैदा करेंगे, कौन सी जाति के कितने हैं उसको टिकट दिया भेदभाव जाए, पैदा करेंगे। लोकसभा में उस लोकसभा में किस जाति की ज्यादा है। तो फिर जब जो संघ कह रहा है कि इस पे राजनीति के लिए नहीं इस्तेमाल होना चाहिए, तो टोटल तो ये तो राजनीति में इस्तेमाल होना ही है। इसका होगा ना जी। वो देखेंगे कि ब्राह्मण समाज का व्यक्ति इस कॉन्स्टिट्यूंसी में ज्यादा है, वो ब्राह्मण को वहां खड़ा करेंगे, आज भी वे होता है, तब और ज्यादा होने लगेगा। इससे क्षेत्रीय भेदभाव बढ़ेगा, क्षेत्रीय भेदभाव बढ़ने से इस देश के अंदर अराजकता पैदा होगी। ये जातिगत जनगणना पहले वो स्पष्ट करें कि ये जातिगत जनगणना से हमारे देश की एकता और अखंडता कैसे बनी रहेगी। ठीक है, बिल्कुल ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। स्पष्ट करना होगा कि हमारे देश की एकता और अखंडता इससे कैसे बनी रहेगी। हालांकि एकता और अखंडता का जिक्र जो है वो अभी जिस तरह से ये बयान सामने आया उसमें भी किया गया कि एकता और अखंडता के लिए जरूरी भी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आपने एक पक्ष रखा है यहाँ पर कि अंग्रेजों के द्वारा ये जो बांटा गया था वो काम के आधार पर बांटा गया था। अगर आप हर चीज में अपडेशन लेकर आ रहे हैं, अभी हम भारतीय न्याय संहिता को ही देख लें, जो आपने चेंज किया कानूनों में, जो आपने धाराएं बदल दी, तो आपने यही कहकर बदला उसको कि वो अंग्रेजी के समय के कानून बने थे जो जिसमें दंड दिया जाता था, लेकिन अब हमारे भारत के अपने कानून है जिसमें अब न्याय होगा। लेकिन इसके एक बात मैं और जोड़ देता हूं कि जिस तरह से ये बात आ रही है कि इसका राजनीतिक इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, आप देखिए ना क्रीमी लेयर को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो व्यवस्था दी उसके पक्ष में कोई नहीं है, वो अपने अपने तरीके से उसका एनालिसिस कर रहे हैं। यानी सुप्रीम कोर्ट भी व्यवस्था दे रहा है, लेकिन सबको लगता है कि कहीं ना कहीं इस तरह की चीजों में तो उनका राजनीतिक जो हित है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होगा। ये धारणाएं कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों ने ही बनाई है राजेश जी, क्योंकि अगर हर एक चीज का आप जिस मुद्दे पर, अगर आप महिला अपराध का ही मुद्दा देख लीजिए, हालांकि ये विषय से हटके है, लेकिन इस मुद्दे पर भी अगर राजनीति हो सकती है तो फिर किस मुद्दे पर राजनीति नहीं हो सकती है। खैर आदित्य नारायण जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। विपक्ष ने जो आरोप लगाए, हालांकि कांग्रेस की तरफ से कई सारी प्रतिक्रियाएं सामने आई है सर, लेकिन जयराम रमेश के वो 4 सवाल मैं आपसे चर्चा में लेना चाहूंगी जो उन्होंने पूछे हैं। जयराम रमेश ये कह रहे हैं, उन्होंने एक्स पर लिखा है कि जातीय जनगणना को लेकर आरएसएस के उपदेशात्मक बातों से कुछ बुनियादी सवाल उठते हैं। पहला, क्या आरएसएस के पास जातीय जनगणना पर निषेध अधिकार है? दूसरा, वो ये पूछ रहे हैं कि जातीय जनगणना के लिए इजाजत देने वाला आरएसएस आखिर है कौन? तीसरा, वो ये बोल रहे हैं कि आरएसएस का क्या मतलब है जब वह कहता है कि चुनाव प्रचार के लिए जातीय जनगणना का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, क्या ये जज या फिर अंपायर बनना चाहते हैं? चौथा सवाल वो ये पूछ रहे हैं, आरएसएस ने दलित, आदिवासी, ओबीसी के लिए आरक्षण पर 50% की सीमा को हटाने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पर रहस्यमयी चुप्पी क्यों साध रही है? ये जो सवाल मैंने आपसे पहले पूछा था कि आरक्षण को लेकर जब वो क्लियर नहीं कर पा रहे हैं अपना स्टैंड, तो फिर वो इसको लेकर क्यों सामने स्पष्ट नहीं करते कि वो आखिर पक्ष में या विरोध में, जो विपक्ष पूछ रहा है। दूसरे ये 4 सवाल वो ये कह रहे हैं कि क्या आरएसएस कहीं एम्पायर है या फिर एक ये कह ले कि प्रमुख है, हर चीज को लेकर वो क्यों बताएंगे कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए? सीधे तौर पर उनका ये कहना है। देखिए, सीधी बात यह है कि सभी जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई में जो है केंद्र में सत्ता है और देश की सत्ता जिसके हाथ में है उस पार्टी को कहीं ना कहीं दिशा निर्देश देने वाली आरएसएस मानी जाती है। और इसीलिए जो है यदि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर यदि अपना मत स्पष्ट नहीं कर पा रही थी, तो चूंकि आरएसएस का एक ट्रेंड है, आरएसएस का एक निश्चित तौर पर एक ऐसा वो है कि वो भारतीय जनता पार्टी को दिशा निर्देश देती है और कहीं ना कहीं ये दिशा निर्देश निश्चित तौर पर गोलमोल भी है। और ये गोलमोल इस तरीके से है कि यदि आरएसएस जो है राष्ट्र को एक रूप से देखना चाहती है तो पिछड़ा तो भाई भाई में से भी एक भाई पिछड़ा हो सकता है, एक भाई अगड़ा हो सकता है, एक भाई तरक्की करता है, एक भाई पिछड़ा रह जाता है। तो निश्चित तौर पे आर्थिक आधार पर देश में कौन लोग पिछड़े हैं, कौन नहीं पिछड़े हैं, कौन मध्यम है, ये सब जिस तरीके से वैज्ञानिक आधार पर सोच होना चाहिए, जैसा पितृतुल्य व्यवहार होना चाहिए देश की जनता के साथ में, वैसा कोई भी नहीं है। आरएसएस से उम्मीद की जा सकती थी, लेकिन आरएसएस ने भी ये जो बात कह करके अपने आप पे खुद एक प्रश्न चिन्ह लगा दिया है कि आरएसएस भी पूरे देश की जनता को एक निगाह से नहीं देखती है। दूसरी इसमें एक बात और निकल के ये आई है कि ये जो जातिगत आधार पर जो सर्वे है, ये सर्वे केवल और केवल
हिंदू जनसंख्या को आपस में डिवाइड करने का काम कर सकता है, क्योंकि जैन, बौद्ध, सिख, मुस्लिम, ज़्यादातर जो धर्म भारत में है, ये धर्म जो है जाति की व्यवस्थाओं में जो है विश्वास नहीं रखते हैं। और सही बात तो यह है कि हिंदू धर्म के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जाति व्यवस्था से जो असहमत होकर के जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया, अब वो अपने आप को बौद्ध लिखेंगे, जैन लिखेंगे, सिख लिखेंगे, मुस्लिम लिखेंगे, या अपनी पूर्व जाति जो जिस जाति को छोड़ करके वो नए धर्म में माइग्रेट हो चुके हैं, वो क्या लिखेंगे। और इसलिए मुझे लगता है कि वो सिर्फ अपने धर्म का नाम लिखेंगे, और इस तरीके से ये जो सर्वे है, ये सर्वे हिंदुओं को बांटने वाला सिद्ध हो सकता है। आदित्य नारायण जी, संघ ने यहाँ पर कह तो दिया कि राजनीतिक पहलू इसका ना देखिए, राजनीतिक के तौर पर इसका उपयोग ना करें, लेकिन कहीं ना कहीं संघ ये भांप चुका है पहले से कि ये आगे चलकर बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है, इसलिए बीजेपी को ये संकेत अभी से दे दिए गए। बिल्कुल, ये निश्चित तौर पर राजनीतिक मुद्दा ही बनेगा, और इससे देश की राजनीति में बहुत सारे परिवर्तन होने वाले हैं, बहुत संघर्ष पैदा होने वाला राजनीति। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आदित्य नारायण जी। और जिस तरह से जयराम रमेश का जिक्र इसका आपने किया कि वो कह रहे हैं कि कौन होता है, ये एम्पायर है, कौन है। तो अगर जब राहुल गांधी किसी की जाति पूछते हैं तो फिर राहुल गांधी क्या है, क्या कहीं के जज हैं, क्या एम्पायर है। और जब उनकी जाति पूछ ली जाती है तो उनको ऊपर नीचे से ऊपर तक उनको आग लग जाती है। तो सवाल उन पर भी है। अगर संघ ने कोई बात की है, जब अगर कांग्रेस कर रही, समाजवादी पार्टी कर रहे, तमाम सारे उसी चीज़ को संघ ने भी कहीं ना कहीं आगे बढ़ाया है। मैं सीधे जो बात आदित्य नारायण जी ने कही, मैं गोपाल जैन जी के पास में बढ़ा देता हूँ। उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि सिर्फ हिंदुओं को बांटने के लिए जातिगत जनगणना है, और जिनका जिक्र चाहे वो जैन हो, बौद्ध हो, मुस्लिम हो, या तमाम सारी अन्य जातियां हैं, तो इनके बीच में भी कहीं ना कहीं क्लासिफिकेशन होना चाहिए। इनके भी इनकी जाति के अंदर की जाति भी सामने आना चाहिए, उनका भी आंकड़ा सामने आना चाहिए। क्या और कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक पहलू तो है सर, साफ नजर आ रहा है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मीठा मीठा हप और कड़वा कड़वा थू। मेरे देश में अरुणाचल प्रदेश एक जगह है, वहाँ के कुछ माँ बाप अपने बच्चे को 3.5 दिन कंधे पे रख के पढ़ाने के लिए नीचे मैदान में लाते हैं, और 3.5 दिन बाद वापस लेके जाते हैं, 1 दिन की पढ़ाई करवा के। वो बच्चे की जात कौन सी है, उसको पढ़ाने वाले की जात कौन सी है, ये भी तो इन लोगों को जानना चाहिए। वो किस जात में आएगा, उसका पढ़ाने वाला। और दूसरी बात, मैं आपको, ये जात की जनगणना का विषय दुधारी तलवार है। ये देखने में, और जब तक इन्हें सत्ता नहीं मिली है तब तक के लिए बड़ा अच्छा लग रहा हो। जिस दिन ये उल्टी तलवार चलेगी उस दिन इन लोगों को, क्योंकि राहुल गांधी जी, मैं नाम नहीं लेना चाहता, और जयराम रमेश जैसे लोग, ये सिर्फ सत्ता की मलाई खाने के लिए, और इन्हें मलाई मिल नहीं रही है इसलिए बेचैन, इससे ज़्यादा इनका कोई अस्तित्व नहीं है। आज अगर मेरी कम्युनिटी की बात करें, पारसी कम्युनिटी की बात करें, जी जी, ये देश के विकास के लिए अपना समय, अपनी योग्यता और अपना सबसे ज़्यादा टैक्स पे करती है, उसको क्यों नहीं किसी कम्युनिटी में लेना चाहिए। उसकी जनगणना करवा के आप उसको हिस्सेदारी दो ना। ठीक है, उससे कह दीजिए कि हम सब जैन समाज से, अग्रवाल समाज से कोई टैक्स नहीं लेंगे, उस पर कोई बात नहीं करेगा। चलिए, बेहतर बात ठीक है। गोपाल जी कह रहे हैं, लेकिन, वक्त की कमी है, जिस तरह छोटे छोटे से- कमेंट्स लेंगे जी। जाति जनगणना को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, जयराम रमेश का क्योंकि हमने जिक्र किया, अब एक सवाल और उन्होंने किया है। राकेश जी, मैं आपके पास उस सवाल को लेकर आ रही हूँ। वो ये कह रहे हैं, अब जब आरएसएस ने इसको आगे बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं ये तो देखिए सभी के समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी के लिए राह जो है वो आसान हो गई है कि उसको इस पर क्या स्टैंड लेना है। लेकिन जयराम रमेश ये भी बोल रहे हैं कि अगर आरएसएस इसको आगे बढ़ा चुकी है तो अब नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री, ये शब्द हैं उनके जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, वो लिख रहे हैं कि नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री अब क्या कांग्रेस की एक और गारंटी को हाईजैक करेंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। क्योंकि जब उनका मैनिफेस्टो आया, तमाम चीज़ें आई, उसके बाद जो योजनाएं चली, उन्होंने हर चीज़ पे ये कहा कि ये सारी चीज़ें कांग्रेस की थी जो उन्होंने अपने मैनिफेस्टो में दी थी और बीजेपी ने उसको फॉलोअप में ले लिया। तो वो कह रहे हैं एक और गारंटी वो हाईजैक करने वाले हैं। देखिए जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जयराम रमेश बहुत सवाल पूछ रहे हैं, संघ से पूछ रहे हैं, बीजेपी से पूछ रहे हैं। क्या वो आदमी एक सवाल राहुल गांधी से पूछ सकता है कि इस जातिगत जनगणना की मांग पर कितनी बेहूदी की जा रही है, ये राहुल गांधी द्वारा की जा रही है। देखिए, उनने कहा कि साहब वो एक मॉडल है, उसकी जाति क्या है,
अरे व्हाट इज नॉनसेंस यार, एक आदमी की बुद्धि है कि नहीं है? बिल्कुल भ्रष्ट आदमी है, देश को बर्बाद करने के तुझे तो बदतमीजी बात कर रहा है। बिल्कुल बदतमीजी यही है कि एक मॉडल से ये पूछा जाए कि तेरी जात क्या है। एक 50 साल पहले के एक वो तमाम वो थे IAS IPS, उनमें से ये पूछ रहा है कि इसमें से कितने % जाति वाले हैं। अरे उस वक्त जाति की कोई बात हुई थी क्या? उस वक्त क्या PSC UPSC में से इस तरह के लोग आते थे जाति के फार्म भर के, उनको रिजर्वेशन से पास किया जाता था? नहीं। तो फिर ये बात क्यों पूछा है? वो जयराम रमेश सोच से पूछे, राहुल गांधी से पूछे कि ये सवाल कैसे उठा रहा है? ये देश के साथ बदतमीजी है, हिंदू समाज के साथ बदतमीजी है। मिस इंडिया कॉन्टेस्ट में उन्होंने ये कहा था कि इसमें OBC और जो पिछड़ी जाति हैं उनके नाम इसमें भी शामिल नहीं है, उन्होंने ये कहा। चले मैं जो राकेश जी जिस तरह से कह रहे हैं, मैं नीरज तिवारी साहब के पास में आ जाता हूँ। नीरज तिवारी साहब, जिस तरह से जातिगत जनगणना की बात लगातार होती रही है, अब संघ ने जातिगत उन्हीं के स्वर मिला दिया है। जो विपक्षी पार्टियों की जो मांग थी जातिगत जनगणना की, संघ ने भी वही कह दिया कि हाँ ठीक है जातिगत जनगणना होना चाहिए। फिर क्यों इस तरह से अब इसके बाद भी क्यों जो राजनीतिक जो विपक्षी राजनीतिक दल हैं उनको क्यों दर्द है? क्या उनको ये लगता है कि जो उनका मुद्दा था, हालांकि कराना तो सरकार को ही है, जो मुद्दा था वो उसी मुद्दे को तो जो इसका कह रही थी कि हाईजैक कर लिया, तो कहीं ना कहीं इसकी भी चिंता है कि उनका मुद्दा कहीं भारतीय जनता पार्टी अब लपक ना ले इसको जातिगत जनगणना करा के। जी बिल्कुल, RSS ने जो बात कही है वो बहुत गहराई से यदि सोचा जाए तो बीजेपी के पक्ष में भी है और बीजेपी के पक्ष में नहीं भी। उन्होंने अपना जवाब भी दे दिया जी, और ये भी कह दिया कि हम कांग्रेस के साथ भी हो सकते हैं, थोड़ा चिंता मत करना। लेकिन अब यदि RSS ने राष्ट्रहित में कोई बात बहुत गंभीरता से सोच करके कही है तो कांग्रेस को अब उटपटांग बातें नहीं करना चाहिए, अब उनके साथ खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन वो उनके साथ खड़े नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि उनको लग रहा कि ये जो स्टेटमेंट आया है ये बीजेपी की तरफ से आया है, वो संघ की तरफ से नहीं आया। अब जो मुद्दा कांग्रेस का था, ये अपने सारे मुद्दे अपने आप ही तो बीजेपी को दे रहे हैं। बीजेपी ने कभी नहीं छीना। आप 1.5 साल से चिल्ला रहे जातिगत जातिगत, और आप ऐसी स्थिति पे लेके जाके उसको खड़ा कर देते हैं। कहीं कोई कार्यक्रम होता वहां भी जाके इस बात को बोलते हैं, जहां बोलना चाहिए वहां बोलिए। कौन मना कर रहा है आपको? बोलते रहिए। नीरज जी, हम ये कह लें RSS की हम इसे राय नहीं नसीहत समझ ले, क्योंकि पिछले दिनों हमने इस पर चर्चा भी की थी जब RSS ने, क्योंकि 2024 के जो नतीजे आए थे लोकसभा चुनाव के, उस पर RSS ने अपना स्टैंड दे दिया था। RSS ने यही कहा कि इसको राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए, आप जाति जनगणना कराइए, हम आपके सहयोग में खड़े हुए हैं। अब कांग्रेस कितना उसको पॉजिटिव में लेती है, अब तो धीरे धीरे आपके पास आ ही रहा है, लोगों के स्टेटमेंट आ ही रहे हैं। अब उसको क्या यानी मान लिया जाए, अब ये मान लिया जाए कि जातिगत जनगणना होगी। लेकिन एक बात अभी हमारी छूट गई थी, जो हमने थोड़ी देर पहले सर, राजेश जी आपके माध्यम से सैफ मलिक जी से पूछा था। अब उनसे स्पष्ट कराइएगा कि जो जो जातियां लिखी जाएंगी वो उसमें स्पष्टता क्या होगी। हिंदुओं के बारे में तो मैंने बता दिया था, मुस्लिमों के बारे में क्या होगी इसकी स्पष्टता थोड़ी सी हम भी जानकारी चाहते हैं, क्योंकि मुझे इतना पता नहीं है। ठीक है। 72 जातियां होती हैं, 72 सूब कुनबे होते हैं वगैरह वगैरह, क्या उसके बारे में कोई भी जयराम रमेश जो या कोई भी राहुल गांधी इस बात पर कोई बयान देने की स्थिति में है? नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ हिंदुओं से छल करना है, कपट करना है। हो सकता है कि देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह की बातें सामने आ रही, क्योंकि जब विपक्ष इसको लेकर मांग कर रहा है तो बीजेपी साफ तौर पर, क्योंकि वो ना तो इससे कहते हैं कि किसी चीज को ना उगला जा सकता है ना उसे निगला जा सकता है, तो बीजेपी इसको ये कहकर बचाव कर रही है कि देश को जाति के नाम पर बांटने का काम किया जा रहा है। लेकिन RSS की राय देने के बाद या फिर ये कहे कि नसीहत देने के बाद, बीजेपी के सामने भी तमाम सारी चीजें हैं कि अगर जातिगत जनगणना आप कराते भी हैं तो फिर मामला आएगा, फिर एक आरक्षण को लेकर आएगा। हाँ। कहीं ना कहीं इस दुविधा में भी भारतीय जनता पार्टी है। हाँ, उसमें आप कैसे आरक्षण देंगे? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यही माना जा रहा है राजेश जी अब कि राय देने के बाद हो सकता है बीजेपी इस मुद्दे पर आगे अपना स्टैंड ले और कोई बयान उनका सामने आए। सैफ मलिक जी, अंतिम प्रतिक्रिया मैं आपसे लेना चाहूंगी। अब राय तो RSS ने दे दी, आप देखिए जातिगत जनगणना को लेकर जब कुछ नहीं बोला जा रहा था तब भी विपक्ष हमलावर था, तब भी वो ये कह रहा था कि करवाइए करवाइए, हम आते तो करवा देते। और अब जब RSS ने इसको लेकर राय दे दी तो अब वो ये कहने लग गए कि हमारी गारंटी को हाईजैक करेगी बीजेपी, यानी कहीं ना कहीं उन्हें भी समझ में आ रहा है कि अब बीजेपी जातिगत जनगणना कराएगी।
देखिए, विपक्ष ने जो मुद्दा उठाया था वो सिर्फ इसीलिए उठाया था कि ये काम हो। अब अगर हम कहें कि हाईजैक कर लिया तो करना तो सरकार को ही है। अगर विपक्ष कोई काम की मांग कर रहा है तो उसको करना सरकार को ही है, तो ये हम नहीं कहेंगे कि मुद्दा हाईजैक है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूँगा कि हमारे एक साथी ने कहा था कि आरएसएस जो है एक बौद्धिक संगठन है, उसका राजनीति से लेना देना नहीं है। इस पर मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देख लीजिएगा कि जो संगठन मंत्री नियुक्त होते हैं भाजपा में तमाम स्तरों पर, अधिकतर उसमें आरएसएस से आए हुए लोग ही होते हैं। तो इस बात से हम इनकार नहीं कर सकते। हमारे साथी ने एक सवाल 2 बार किया मुझसे, मैं उसका जवाब देना चाहता हूँ कि मुसलमानों में जो है कोई फ़िरका, हमारे साथ इनका फ़िरका और जाति अलग चीज़ होती है। फ़िरका तो मानता हूँ मैं कि फ़िरके हो गए, शिया अलग हो गए, सुन्नी अलग हो गए, वो फ़िरका है। लेकिन जाति मुसलमानों में कोई नहीं होती है। और एक जाति का जो कंसेप्ट बना है वो सिर्फ भारतीय उपमहाद्वीप, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत शामिल हैं, सिर्फ वहीं पर यह है कि शेख, पठान, जुलाहा और ये जो जाति बनाई गई हैं ये सिर्फ इसी सब कोऑर्डिनेटेड रखे। बाकी पूरी दुनिया में कहीं मुसलमानों के अंदर कोई जाति नहीं होती है, न किसी को जाति के नाम से पहचाना जाता है। रहा सवाल भारत में, तो अब जनगणना के दौरान कोई व्यक्ति अपने आप को पठान लिखाता है, कोई सैयद लिखाता है या सिर्फ मुसलमान लिखाता है, ये तो उसी वक्त निर्भर करेगा कि वो क्या लिखाता है। और इसमें जो आरक्षण में आते हैं वो बताना चाह रहा हूँ कि जो आरक्षण में पिछड़ा वर्ग मुस्लिम शामिल हैं वो अपने कार्य के आधार पर हैं, जुलाहे हैं, बुनकर हैं, तो वो जाति नहीं है, वो एक कार्य की वजह से उनको पिछड़ा वर्ग का माना जाता है, जिसको पसमानदा मुसलमान हमारे मोदी जी कहते हैं। चलिए, तो संघ ने भारतीय जनता पार्टी को एक लाइन दी है जातिगत जनगणना को लेकर। अब देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से उस लाइन पर आगे बढ़ती है और क्या विपक्ष जो लगातार जातिगत जनगणना पर सवाल उठा रहा था, वो जवाब मांग रहा था, क्या भारतीय जनता पार्टी को जो जवाब देना चाहिए था वो संघ ने विपक्ष को जवाब दे दिया है। तमाम सारे सवाल इससे जुड़े हुए हैं जो जिनके जवाब आने वाले समय में शायद हमको मिले। इस बहस में जुड़ने के लिए सभी मेहमानों का मैं यहाँ पर शुक्रिया करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। बीच बहस में आज बस इतना ही। देश न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।